ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का पार्ट 4 है। इससे पहले 3 पार्ट्स में बना चुकी हूँ, तो आप पहले उन्हें देखिए, उसके बाद पार्ट 4 पर आइए। विच आर द हेल्पर्स ऑफ इंटरप्रिटेशन? तो हमारा आंसर होगा इंटरनल एंड एक्सटर्नल हेल्पर्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन है विच आर द इंटरनल हेल्पर्स ऑफ इंटरप्रिटेशन? देखिए, सब्जेक्ट मैटर विच इज विद इन द स्टैट्यूट। सेकेंड है ऑल ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द स्टैट्यूट। थर्ड है स्पेशल फीचर्स ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द स्टैट्यूट्स बाय विच कॉम्पिटेंट कोर्ट्स टेक हेल्प टू असर्टेन द इंटेंशन ऑफ स्टैट्यूट्स। तो हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। इसमें सब्जेक्ट मैटर भी आएगा जो कि स्टैट्यूट्स में लिखा हुआ है, सारे प्रोविजंस, और जो भी स्टैट्यूट्स की लैंग्वेज के स्पेशल फीचर्स हैं बाय विच कॉम्पिटेंट कोर्ट हेल्प लेती है स्टैट्यूट्स के इंटेंशन को असर्टेन करने की। तो ये सारे ही ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, विच आर द एक्सटर्नल हेल्पर्स ऑफ इंटरप्रिटेशन? देखिए, फर्स्ट है विद द ऑब्जेक्ट टू रिमूव द डिफिकल्टीज। सेकंड है विद द हेल्प, दोबारा से देख लीजिए, विद द ऑब्जेक्ट टू रिमूव डिफिकल्टीज coming in the way of interpretation of the words of the statutes before the courts. Cooperation of such helpers are taken which are beyond the body of the statutes. Second है with the object to remove difficulties coming in the way of interpretation of words of the statutes before the courts. Cooperation of such helpers are taken which are beyond the provisions of written law. फर्स्ट तो कह रहा है कि जो कि स्टैट्यूट्स की बॉडी के बियॉन्ड है ऐसे एक्सटर्नल हेल्पर्स। सेकंड बोल रहा है कि रिटर्न लॉ जो है उसके प्रोविजंस के बियॉन्ड है। थर्ड है इन द फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल हेल्पर्स ऑफ इंटरप्रिटेशन द डिक्शनरीज, टेक्स्ट बुक्स एंड लेजिस्लेटिव हिस्ट्रीज ऑफ लॉ में बी यूज्ड। तो हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखिए, व्हाट दैट सब्जेक्ट मैटर इज नोन विच इज यूज्ड टू गिव आइडेंटिफिकेशन टू ए सर्टेन एक्ट विच इज मियरली इट्स नेम एंड इट्स एंड दैट ईयर इज ऑल्सो एडेड इन विच इट वॉज पास्ड। ये कहते हैं उस सब्जेक्ट मैटर को किस नाम से जाना जाता है। व्हाट दैट सब्जेक्ट मैटर इज नोन, जो कि आइडेंटिफिकेशन देता है किसी सर्टेन एक्ट की, विच इज़ मियरली इट्स नेम, जो कि इसका नेम ही बताता है, और इसके एंड में ईयर सजेस्ट किया जाता है। जैसे CRPC के एंड में होता है 1973, तो इस तरीके से ईयर को ऐड किया जाता है जिस ईयर में इसे पास किया गया, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसे हम बोलेंगे शॉर्ट टाइटल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर द नेम टाइटल ऑफ द स्टैट्यूट बिगिंस इन विच ब्रीफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द जनरल ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्टैट्यूट इज प्रोवाइडेड। ये कह रहे हैं आफ्टर द नेम ऑफ स्टैट्यूट, जो स्टैट्यूट का नेम दे दिया या टाइटल दे दिया उसके बाद में शुरू होता है, और जिसमें कि ब्रीफ इंफॉर्मेशन होती है किसकी, स्टैट्यूट का जनरल ऑब्जेक्ट बताया जाता है, तो उसको क्या कहेंगे, लॉन्ग टाइटल कहेंगे। ठीक है, लॉन्ग टाइटल ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द मीन्ड बाय प्रियम्बल? प्रियम्बल में क्या होता है? प्रियम्बल में ऑब्जेक्ट्स को बताया जाता है। देखिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द एक्ट या स्टैट्यूट, हमारे एक्ट या स्टैट्यूट का जो मेन ऑब्जेक्ट है उसको डिस्क्राइब किया जाता है। ए की टू ओपन द माइंड ऑफ द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर के माइंड को ओपन करने की की होता है प्रियम्बल। थर्ड देखिए, इंटरनल हेल्पर ऑफ इंटरप्रिटेशन। ठीक है, इंटरप्रिटेशन का एक इंटरनल हेल्पर होता है। इंटरनल इसलिए क्योंकि ये एक्ट के अंदर होता है प्रियम्बल। तो इंटरनल हेल्पर ऑफ इंटरप्रिटेशन प्रोवाइडेड द लैंग्वेज ऑफ द स्टैट्यूट इज एम्बिगियस और डाउटफुल। अगर स्टैट्यूट की लैंग्वेज एम्बिगियस है या डाउटफुल है तो ये एक इंटरनल हेल्पर का काम करता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, प्रियम्बल का मीनिंग ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट देखिए, फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स फ्रॉम अमॉन्गेस्ट द फॉलोइंग विच आर इट्स इंटरनल हेल्पर्स। देखिए, स्टैट्यूट्स को इंटरप्रेट करने के लिए कौन से इंटरनल हेल्पर्स हैं, तो देखिए, फर्स्ट है मार्जिनल नोट्स, डेफिनेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन क्लॉजेज, हेडिंग्स ऑफ सेक्शंस। सेकंड है प्रोविजंस ऑफ द सेक्शंस, सेक्शंस के जो प्रोविजंस होते हैं इंक्लूडिंग एक्सेप्शंस एंड सेविंग क्लॉजेज। थर्ड है प्रोवाइजो, एक्सप्लेनेशंस एंड इलिस्ट्रेशन। तो ये सारी ही चीज़ें, मार्जिनल नोट्स हैं, डेफिनेशंस हैं, इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, हेडिंग है सेक्शन की, प्रोविजंस है, ठीक है,
और इसमें सेविंग क्लॉज भी आ जाता है, एक्सेप्शंस भी आ जाते हैं, प्रोवाइजो, एक्सप्लेनेशन एंड इलिस्ट्रेशन, ये सारी ही चीज़ें इंटरनल हेल्पर्स हैं, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखिए, अमंग इज द फॉलोइंग विच इज़ नॉट द इंटरनल हेल्पर फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। देखिए, पंक्चुएशंस, एनी पॉपुलर लॉ जर्नल, शेड्यूल्स एंड इलिस्ट्रेशन। तो ये जो पंक्चुएशंस हैं, शेड्यूल्स हैं और इलिस्ट्रेशन होते हैं, ये तो किसी एक्ट के आते हैं, लेकिन पॉपुलर लॉ जर्नल ये हम एक्ट के बाहर कहीं से इसकी हेल्प ले रहे हैं, तो ये हमारा एक्सटर्नल हो गया। ठीक है, बाकी सब हमारे इंटरनल हेल्पर हैं। क्वेश्चन नंबर 59, when there is no harmony or coordination between two provisions of a statute, then while interpreting them which rules shall be followed। ये क्या कहते हैं कि जब कोई हारमनी नहीं है या कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है दो प्रोविजंस के बीच में, दो स्टैट्यूट के प्रोविजन के बीच में, तो वाइल उनको इंटरप्रेट किया जाएगा तो कौन सा रूल फॉलो किया जाएगा। तो हम कौन सा रूल फॉलो करेंगे, हारमोनियस इंटरप्रिटेशन रूल, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, वेदर द स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन ऑफ ए स्टैट्यूट्स मे बी प्रूव्ड हेल्पफुल। देखिए दोबारा देखिए, वेदर द स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन्स ऑफ स्टैट्यूट्स मे बी प्रूव्ड हेल्पफुल इन इंटरप्रिटिंग प्रोविजंस ऑफ दैट स्टैट्यूट। ये क्या कह रहे हैं कि किसी भी स्टैट्यूट्स के प्रोविजन को इंटरप्रेट करने में क्या उसके ऑब्जेक्ट हेल्पफुल रहता है और स्टैट्यूट्स का जो रीजन है वो क्या हेल्प करता है। तो देखिए, ऑर्डनरीली नॉट हेल्पफुल, बट व्हेन इट इज़ एक्सपीडियंट टू अ सर्टेन रियल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द स्टैट्यू देन इट मे बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ हेल्पर फॉर द इंटरप्रिटेशन। ऑर्डनरीली तो ये हेल्पफुल नहीं है, लेकिन जब रियल ऑब्जेक्ट को, स्टैट्यूट के रियल ऑब्जेक्ट को असर्टेन करना एक्सपीडियंट है, नेसेसरी है, तो यह यूज किया जाएगा, इंटरप्रिटेशन के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेदर टू असर्टेन द रियल ऑब्जेक्ट ऑफ एन एक्ट, हिस्ट्री ऑफ लेजिस्लेशन एंड हिस्टोरिकल फैक्ट्स। सेकेंड है कस्टम्स एंड यूजेज ऑफ ट्रेड। थर्ड है पीनल लॉ ऑफ इंडिया बाय हरि सिंह गौर मे बी यूज्ड एज एक्सटर्नल हेल्पर्स फॉर इट्स इंटरप्रिटेशन। देखिए क्वेश्चन को समझिए, कुल मिला के पूछ रहे हैं कि एक्सटर्नल हेल्पर्स कौन कौन से हैं। अब ये कह रहे हैं कि किसी भी एक्ट के रियल ऑब्जेक्ट को असर्टेन करना है और हम उसकी हिस्ट्री देख रहे हैं, लेजिस्लेशन की, उसके हिस्टोरिकल फैक्ट्स देख रहे हैं, ट्रेड, कस्टम्स एंड यूजेस देख रहे हैं ट्रेड के, और पीनल लॉ ऑफ इंडिया बाय हरि सिंह गौर के द्वारा लिखा हुआ पीनल लॉ ऑफ इंडिया देख रहे हैं। तो क्या इन सबको एक्सटर्नल हेल्पर के रूप में देखा जा सकता है? तो यस, ये सब एक्सटर्नल हेल्पर हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 62, whether there is any role of the short title of a statute for its interpretation। ये कह रहे हैं कि क्या कोई रोल होता है शॉर्ट टाइटल का इंटरप्रिटेशन के, स्टैट्यूट्स के इंटरप्रिटेशन में शॉर्ट टाइटल का कोई रोल होता है? तो हमारा आंसर क्या होगा, नो। द शॉर्ट टाइटल का इंटरप्रिटेशन में। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, इफ़ देयर इज एनी कॉन्ट्रडिक्शन और इनकन्सिस्टेंसी बिटवीन द जनरल लॉ एंड स्पेशल लॉ देन विच लॉ शैल बी प्रिफर्ड। ठीक है, यदि जनरल और स्पेशल लॉ में कोई कॉन्ट्रडिक्शन है तो कौन सा लॉ प्रेफर किया जाएगा? जनरल लॉ, सेकंड स्पेशल, थर्ड है गोल्डन लॉ, तो फोर्थ है बेनिफिशियल लॉ। तो हमारा स्पेशल लॉ प्रिवेल करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द स्टेट ऑफ राजस्थान फ्रॉम विच डेट अ स्टैट्यूट विल बी डीम्ड टू हैव कम इनटू फोर्स। मतलब राजस्थान में किस डेट से स्टैट्यूट को ऐसा माना जाता है कि ये स्टैट्यूट फोर्स में आया है? देखिए, फ्रॉम द डेट स्पेसिफाइड इन द स्टैट्यूट और इन इट्स प्रोविजन, मतलब जो कि स्टैट्यूट में या इसके प्रोविजंस में जो डेट स्पेसिफाई है उस दिन से, या फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन इन द राजस्थान गैजेट, जो राजस्थान गैजेट में पब्लिश की गई है उस डेट से। तो आंसर या तो 1 या 2, दोनों में से कोई एक। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 65, द लॉ टू विच ओवर राइडिंग इफेक्ट हैज़ बीन गिवन देन विल बी प्रेफर्ड ओवर दोज लॉ और लीगल प्रोविजंस ओवर whom इट हैज़ बीन मेड ओवर राइडिंग। देखिए ये क्या कह रहे हैं, कि लॉ जिस पे कि ओवर राइडिंग इफेक्ट दिया गया है दैट विल बी प्रेफर्ड ओवर दोज लॉ और लीगल प्रोविजंस ओवर whom इट हैज़ बीन मेड ओवर राइडिंग।
जिस लॉ को ओवरराइडिंग इफेक्ट दिया है, जो कि उन लॉ के ऊपर अप्लाई होगा जिनके ऊपर की ओवरराइडिंग की गई है। तो लीगल लैंग्वेज में व्हाट नेम हैज़ बीन गिवन टू इट, देखिए वो ओवरराइडिंग इफेक्ट, सेकंड है लेजिस्लेशन ऑफ रेफरेंशियल इंटरपोरेशन, थर्ड है डीमिंग प्रोविजंस, फोर्थ है स्टे डिसाइसिस। तो इसको ओवरराइडिंग इफेक्ट ही बोला जाता है लीगल लैंग्वेज में। ओके, क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, व्हेन while giving the specified reference of a former statute, it is provided in the statute that former statutes provisions be enforced in the new statutes, then in legal parlance what name has been given to it? Overriding effect, legislation of referential incorporation, deeming provisions और state assets। देखिए ये इसमें आंसर होगा लेजिस्लेशन ऑफ रेफरेंशियल इनकॉर्पोरेशन, क्योंकि रेफरेंस दिया जा रहा है कि फॉर्मर स्टैट्यूट्स के आप उन वाले प्रोविजंस को यहाँ भी उसी तरीके से समझें। देखिए वाइल गिविंग स्पेसिफाइड रेफरेंस ऑफ ए फॉर्मर स्टैट्यूट, जब किसी फॉर्मर स्टैट्यूट का स्पेसिफाइड रेफरेंस दिया जा रहा है तो न्यू स्टैट्यूट्स में प्रोवाइड किया जाता है कि फॉर्मर स्टैट्यूट्स के जो प्रोविजंस हैं उनको नए स्टैट्यूट्स में इन्फोर्स किया जाएगा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लेजिस्लेशन ऑफ रेफरेंशियल इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, टू गिव बाइंडिंग इफेक्ट टू द फॉर्मर जजमेंट्स, मतलब फॉर्मर जजमेंट्स को एक बाइंडिंग इफेक्ट देने के लिए, और इफ़ इन फ्यूचर सिमिलर पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन कम बिफोर द कोर्ट्स, यदि फ्यूचर में सिमिलर पॉइंट्स का डिटर्मिनेशन के लिए कोई पॉइंट आता है कोर्ट के पास, देन दोज फॉर्मर इलिस्ट्रेशन विल बी फॉलोड और कंप्लाइड विद। इन लीगल पार्लेंस व्हाट नेम हैज़ बीन गिवन टू इट, क्या नेम देंगे, स्टे डेसिस। जो फॉर्मर जो जजमेंट्स होते हैं उनको फ्यूचर में जब ज़रूरत पड़ती है उनको यूज में लाते हैं, स्टे डेसिस बोलते हैं उनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 68, सच प्रोविजंस यूज्ड इन द स्टैट्यूट आर दैट सर्टेन थिंग्स शैल बी डीम्ड टू हैव बीन डन which in fact or truly have not been done. Nevertheless, the courts make effective the legal imagination made by the legislation. देखिए क्या करें कि such provisions used in the statutes are that certain things, मतलब जो कि प्रोविजंस स्टैट्यूट्स में यूज किए जाते हैं वो सर्टेन थिंग्स है जो कि मानी जाती हैं, हैव बीन डन जो कि की गई हैं, विच इनफैक्ट ट्रूली हैव नॉट बीन डन जो कि वास्तव में नहीं की गई हैं। नेवरलेस द कोर्ट्स मेक इफेक्टिव लीगल इमेजिनेशंस मेड बाय द लेजिस्लेशन, जब तक कि कोर्ट्स इफेक्टिव लीगल इमेजिनेशन नहीं बनाता। ठीक है, तो व्हाट इज लीगल नेम ऑफ दिस स्टेटमेंट, क्या बोलेंगे इसको, देखिए ओवर राइडिंग इफेक्ट, लेजिस्लेशन ऑफ रेफरेंशियल इनकॉर्पोरेशन, डीमिंग प्रोविजंस, स्टे डेसिस। तो उसको डीमिंग प्रोविजंस बोलेंगे। ठीक है, इसको डीम किया जा रहा है। देखिए दोबारा, कुछ प्रोविजंस जो कि स्टैट्यूट में सर्टेन थिंग्स को शैल बी डीम्ड टू हैव बीन डन, ऐसा डीम किया जाता है कि कर ली गई हैं, और इनफैक्ट और ट्रूली ये नहीं की गई हैं। ठीक है, जब तक कि कोर्ट इफेक्टिव लीगल इमेजिनेशन नहीं देता लेजिस्लेशन के द्वारा, यह माना गया है कि ये चीज़ें डीम की गई हैं, शैल बी डीम्ड, तो उसको डीमिंग प्रोविजन कहेंगे। आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, हाउ इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी टू कॉन्ट्राडिक्टरी और इनकन्सिस्टेंट स्टैट्यूट्स और प्रोविजंस इज मेड। तो क्या होगा हमारा, बाइलैटरल स्टैट्यूट्स और प्रोविजन, रिपील ऑफ फॉर्मर स्टैट्यूट और प्रोविजन शैल बी डीम्ड। ठीक है, मतलब कि जब दो प्रोविजंस में कॉन्ट्रडिक्शन है या दो स्टैट्यूट्स में कॉन्ट्रडिक्शन है, इनकन्सिस्टेंसी है, तो इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाएगा, तो लेटरल स्टैट्यूट्स के द्वारा, बाद वाले के द्वारा, या प्रोविजन ऑफ रिपील फॉर्मल स्टैट्यूट्स, फॉर्मल स्टैट्यूट से प्रोविजन को रिपील मान लिया जाएगा। इस तरीके से जो प्रेजेंट वाला है उसको माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट इज मीन्ड बाय एनेबलिंग लॉ। एनेबलिंग लॉ का मीन क्या है, देखिए ऑप्शन सेकंड इसका आंसर है, वही मैं आपको बता रही हूँ, द जनरल लॉ विच इज़ नैरो सच लॉ वाइडन्स इट। इनेबलिंग लॉ का मतलब क्या है, जनरल लॉ जो कि नैरो है, तो ऐसा लॉ जो है ना, मतलब इनेबलिंग लॉ क्या है, इसे वाइडन करता है। एंड एम्पावर्स एन अथॉरिटी टू डू सच थिंग, एक अथॉरिटी को एम्पावर करता है कि वो ऐसी चीज़ें करें विच वॉज नॉट स्पेसिफाइड इन द लीगल प्रोविजंस। इनेबलिंग लॉ मतलब किसी को इनेबल होने की पावर देना, इनेबल करना। तो जनरल लॉ जिस चीज़ के बारे में नैरो है, ठीक है, तो ये वाला लॉ इसको वाइड करता है और अथॉरिटी को एम्पावर करता है कि वो ऐसी चीज़ करे जो कि स्पेसिफाई नहीं की गई है प्रोविजंस में। तो ये है हमारा इनेबलिंग लॉ। यहीं तक हम करेंगे इस पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 70 तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये था हमारा
वीडियो का पार्ट 4। इसके आगे नेक्स्ट पार्ट आएगा। थैंक यू।